नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए उपलब्ध है। पेड कंप्लीट कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। आप पूरे भारत में ITI आधारित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इफ़ेक्टिव और मोस्ट सूटेबल कोर्स हमारे पास उपलब्ध है। एक बार यकीन करके देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, हमने न्यूमेरिकल प्रश्नों की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी थी। 47 क्लासेज हमारी कंप्लीट हो गई है। इलेक्ट्रिशियन की, इलेक्ट्रॉनिक्स की न्यूमेरिकल क्लास नंबर 48 आज की इस वीडियो में हम कवर अप करने जा रहे हैं। अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और इन सभी न्यूमेरिकल्स को 1 to 48 1 से लेकर 48 तक सभी क्लासेज को देखें। आपका न्यूमेरिकल का डर ख़त्म हो जाएगा। एंड आई होप आपको एक्सप्लेन करने का तरीका भी पसंद आएगा। उम्मीद है हमेशा की तरह आज भी आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल पर बहुत सा कंटेंट आपके लिए उपलब्ध है, बहुत मटेरियल उपलब्ध है। इतना मटेरियल है कि पढ़ते पढ़ते थक जाओगे और बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट भी आपको उसमें देखने को मिलेगा। आइए आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आज भी रहने वाले हैं। उम्मीद है आप आज भी नया सीखेंगे। बस एक लाइक, एक शेयर, एक प्यारा सा कमेंट करके हमें क्लास के बारे में ज़रूर बताया करें। जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट रहेगा, क्लासेज उतनी जल्दी और अच्छी लेकर आएंगे। आइए आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है और हमेशा की तरह हमने बोर्ड पर लिख लिया ताकि थोड़ी सी समय की बचत हो जाए और आपको क्वेश्चन पूरा दिखाई देवे। क्योंकि चलती क्लास में लिखते हैं तो क्वेश्चन छोटा लिखा जाता है। आई होप कि ये तरीका आपको पसंद आता है। सवाल क्या है मैं पढ़कर आपको पहले बता देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करेंगे। सवाल कह रहे हैं रिट्रोग्रेसिव सिंप्लेक्स वाइंडिंग है। वाइंडिंग दो तरह की होती है, एक प्रोग्रेसिव, एक रिट्रोग्रेसिव। मैं दोनों ही बताने वाला हूँ। यानी इस क्वेश्चन में एक नहीं 4 क्वेश्चन हल होने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रिट्रोग्रेसिव सिंप्लेक्स वाइंडिंग है। उसके लिए बैक पिच की गणना कीजिए जब आर्मेचर में 24 चालक हो तथा 4 पोल हो। दोस्त, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वाइंडिंग रिट्रोग्रेसिव है या प्रोग्रेसिव है। सबसे पहले एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला होता है Z/P + 1। कारण क्या है, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, साथ में थ्योरी भी सीखने को मिलेगी। अब देखो, इसमें अकेला न्यूमेरिकली मत समझो, साथ में थ्योरेटिकल भी चीज़ें सामने आएगी। दोस्तों, ये एक फॉर्मूला है पिच ज्ञात करने का। ये बैक पिच पर भी लागू होगा, फ्रंट पिच पर भी लागू होगा। दोनों चीज़ों के लिए अप्लाई होगा, बट आपको ध्यान रखना है कि किस चीज़ के लिए ये फॉर्मूला है। तो आपको मैं ये फॉर्मूला बताने से पहले थोड़ा सा एक बैक स्टेप में लेकर जाना चाहूँगा। बैक स्टेप क्या है कि आपको 2 कॉमन चीज़ें याद रखनी है कि वाइंडिंग रेट्रोग्रेसिव है या प्रोग्रेसिव है। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है और यहाँ से हम कई सारी चीज़ें सीखेंगे। जब वाइंडिंग रेट्रोग्रेसिव हो, रेट्रोग्रेसिव का मतलब होता है पीछे की ओर बढ़ते हुए, तो ऐसी सिचुएशन में फ्रंट पिच का मान ज़्यादा और बैक पिच का मान कम होता है। ये फिक्स आंसर है, ध्यान रखना। वहीं अगर वाइंडिंग प्रोग्रेसिव प्रकार की है तो उसमें बैक पिच का मान फ्रंट पिच के मान से अधिक होता है। तो अब सुनिए आप ध्यान से, इस फॉर्मूले का उपयोग कब किसके लिए होगा? हमेशा उसके लिए होगा जिसका मान ज़्यादा है। यानी रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए ये फॉर्मूला फ्रंट पिच का है और प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए अगर बात करें तो ये फॉर्मूला बैक पिच का है। समझ रहे हो? यानी ये फॉर्मूला नंबर ऑफ कंडक्टर अपॉन नंबर ऑफ पोल का आपको उपयोग करना है। लेकिन एक बार इसी फॉर्मूले से फ्रंट पिच निकलेगी, एक बार इसी फॉर्मूले से बैक पिच निकलेगी। डिपेंड करेगा वाइंडिंग कौन सी है। अगर प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है तो फ्रंट पिच है, सॉरी रिट्रोग्रेसिव, और अगर प्रोग्रेसिव है तो बैक पिच है।
और बाद में आपको क्या है, दूसरी पिच निकालनी है। ये दूसरी पिच कैसे, जैसे अब फ्रंट पिच यहाँ से निकल गई तो अब बैक पिच के लिए फॉर्मूला बनेगा कि फ्रंट पिच में से आपको कम से कम 2 चालक तो घटाने ही होते हैं। लैप वाइंडिंग की 2-3 शर्तें हैं। फ्रंट पिच और बैक पिच का मान हमेशा विषम आना चाहिए। फ्रंट पिच और बैक पिच के बीच में कम से कम 2 चालकों का अंतर तो होना ही चाहिए। बाकी प्लेक्स पर डिपेंड करते हुए ज़्यादा भी अंतर हो सकता है। अगर ड्यूप्लेक्स है तो 4 चालकों का अंतर होगा, ट्रिप्लेक्स है तो 6 चालकों का अंतर होगा, यानी 2 इंटू प्लेक्स। बताओ बात समझ में आई क्या? अब हम इस क्वेश्चन के अनुसार बैक पिच को ऐसे हल करेंगे। रिट्रोग्रेसिव में बैक पिच ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है। इसका मतलब हमें फ्रंट पिच तो चाहिए ना, पहले फ्रंट पिच कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फ्रंट पिच का ये फॉर्मूला है। चालक है 24, पोल है 4 प्लस 1, 24/4 यानी 6 प्लस 1 बराबर कितने हो गए? 7। बताओ बात समझ में आई क्या? रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए फ्रंट पिच का मान कितना है? 7। माय डियर, जब फ्रंट पिच आ गई तो बैक पिच तो निकाल ही सकते हो ना। फ्रंट पिच में से 2 इंटू प्लेक्स। प्लेक्स देखो ये रहा, सिंप्लेक्स वाइंडिंग है। सिंप्लेक्स के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, ड्यूप्लेक्स के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते, उत्तर आ गया 5। अब हमारे इस क्वेश्चन में देखो हमसे क्या पूछा गया? बैक पिच की गणना कीजिए। ये रहा श्रीमान आपका उत्तर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैक पिच का मान कितना है? 5। फ्रंट पिच का मान कितना है? 7। बताओ बात समझ में आई क्या? अगर यही वाइंडिंग प्रोग्रेसिव होती तो बस उत्तर बदल जाता और कुछ भी नहीं है। तब ये फॉर्मूला बैक पिच के लिए बन जाता, बैक पिच का मान 7 है, और ये फॉर्मूला फ्रंट पिच के लिए बन जाता। बस इतना सा उत्तर होता। प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई क्या? किसी को कोई समस्या है क्या? आई थिंक आप बहुत अच्छे इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल CRO से संबंधित है। ठीक है, CRO का क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल भी बनते हैं। इसमें 3-4 चीज़ें बता देता हूँ, पहले वो कैलकुलेट कर लेंगे। सवाल देख लो पहले। एक CRO का पूरा नाम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है। वर्टिकल डेफ्लेक्शन हिंदी में बोलेंगे लंबवत विचलन या लंबवत विक्षेप 6.4 वोल्ट है, 6.4 वोल्ट है। विभाजन प्रति वोल्ट बोल दो या वोल्ट प्रति विभाजन बोल दो, एक ही बात है। वोल्ट पर डिवीजन या पर विचलन बात एक ही है। मान 5 है। RMS वोल्टेज की गणना करो। देखो CRO से क्या किया जाता है मैं आपको बताऊं। AC वोल्टेज का मापन हो सकता है, DC वोल्टेज का मापन हो सकता है। CRO से टाइम का मापन किया जा सकता है, और जब समय माप सकते हैं तो फिर फ्रीक्वेंसी का भी मापन हो सकता है। बात इतनी सी है कि AC में जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट हम करते हैं तो वो पीक टू पीक वैल्यू होती है। DC में कुछ भी हो वही उत्तर होता है। सीधा इतना आता है कि DC वोल्ट तक ही गणना करो, RMS पीक इस तरह का कोई ऑप्शन ही नहीं देता है। एंड टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके भी न्यूमेरिकल आएंगे आगे। देखो पहले इसको देखो। सबसे पहला आता है कि CRO पीक टू पीक वोल्टेज नापता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? शाबाश, शिखर से शिखर मान। इसके लिए फॉर्मूला होता है कि जो हमारा वर्टिकल डेफ्लेक्शन है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए डिवीजन से, यानी विभाजन से गुणा कर दो। देखो वर्टिकल डेफ्लेक्शन स्पष्ट दिया हुआ है 6.4 और डिवीज़न दिया हुआ है 5। आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 32 वोल्ट, 32 वोल्ट। लेकिन कौन सा मान है? पीक टू पीक मान है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए RMS मान। देखो RMS वैल्यू ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है आपको याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है? कि जो पीक मान दिया हुआ है उसको 0.707 से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो फॉर्मूला है। या फिर इस पीक में भाग दे दो, किसका? 1.414 का, एक ही बात। अब प्रॉब्लम ये है कि अपने पास तो पीक टू पीक है, पीक तो है नहीं,
तो आइए पहले पीक लेकर आते हैं। पीक वैल्यू जो होती है ना, वो इस पीक टू पीक का आधा होता है, क्योंकि शिखर मान का मतलब होता है किसी भी दिशा में मैक्सिमम मान, और पीक टू पीक का मतलब होता है पॉजिटिव मैक्सिमम से नेगेटिव मैक्सिमम। आ जाएगी वैल्यू, देखो 32 में 2 का भाग दो, उत्तर आएगा 16 वोल्ट। पीक मान कितना आ गया? 16। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, 16 इंटू 0.707 करना, लगभग 12 वोल्ट उत्तर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना। देखो मेरे गुना भाग आप क्रॉस मैच कर लिया करो, फॉर्मूले नहीं बदलेंगे, तरीका वही रहेगा। कैलकुलेशन के लिए उत्तर आगे पीछे हो सकता है, तो वो थोड़ा सा आप ज़रूर क्रॉस मैच कर लिया करें, इंश्योर कर लिया करें। अलग उत्तर आता हो तो कमेंट कर दिया करो, सही उत्तर आए तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया करो, यहाँ इतना ही आ रहा है। ठीक है, ये सवाल नंबर 2 था CRO से संबंधित। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 बोर्ड पर आपके सामने है, पूरा साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक CRO का डिवीज़न 5 है। जब इसकी टाइम बेस्ड सिग्नल की सेटिंग, जो शॉटूथ सिग्नल बोल सकते हो, टाइम बेस्ड सिग्नल हमेशा शॉटूथ सिग्नल को ही कहा जाता है। टाइम बेस्ड सिग्नल 0.2 मिलीसेकंड है, इसकी फ्रीक्वेंसी की गणना कीजिए। देखो हम फ्रीक्वेंसी की गणना समय को ध्यान में रखते हुए अगर निकालें ना, तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1/टाइम होता है। इसका मतलब अगर हमें एक चक्र का समय मिल जाए ना, तो हम फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो भाग देते हैं वो एक चक्र में लिया गया समय होता है, और एक चक्र क्या है? मान में पूर्ण परिवर्तन को एक चक्र कहा जाता है। एक चक्र का समय अगर आपको CRO से कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है CRO का डिवीज़न कितना है इनटू टाइम बेस की सेटिंग कहाँ है। टाइम बेस को हिंदी में समय आधार सेटिंग बोला जाता है, यानी टाइम का बेस क्या लिया आपने। देखो विभाजन है 5 पर, और टाइम का जो बेस लिया हुआ है वो 0.2 मिलीसेकंड लिया हुआ है। आप अगर कैलकुलेट करके ध्यान से देखें तो एक चक्र में लिया गया समय आ रहा है 1 मिलीसेकंड। बताओ इतनी दूर बात समझ में आ गई ना भाई। जब समय आपको मिल गया तो फिर फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं आ सकती? 1/टाइम कितना है? 1 मिलीसेकंड। मिली हटाएंगे तो 10 की पावर -3 लगाएंगे कि नहीं? -3 है, प्लस की ऊपर जाकर किसकी हो जाएगी? +3, यानी +3/1000 और +3 का मतलब होता है 1000, यानी फ्रीक्वेंसी का मान कितना है? 1 हर्ट्ज़। और अगर ऑप्शन में 1 हर्ट्ज़ नहीं है तो आप क्या लिख सकते हो? 1 किलो हर्ट्ज़ लिख सकते हो। बताइए बात समझ में आई क्या? ये था CRO का समय और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, यानी समय की गणना हो गई, फ्रीक्वेंसी की भी गणना हो गई, AC वोल्टेज की गणना हो गई। अगर DC में ज्ञात करना हो तो जो स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूला लगाया था जिससे पीक टू पीक वैल्यू आई थी, वही उत्तर होता DC के लिए, उसमें कोई अलग वैल्यू नहीं आती है। चलिए अगला सवाल आपकी बोर्ड पर है और छोटा लिखा है, पूरा क्वेश्चन बोलकर मैं आपको बता देता हूँ। आ सकता है ये एम्पलीफायर, या यूँ बोल दीजिए एम्पलीफायर से ये खैर रिलेटेड, या ट्रांजिस्टर बोल सकते हो, वो अलग चीज़ है। सवाल क्या कह रहा है कि बिना फीडबैक के गेन जो है, गेन का मतलब होता है लाभ, आउटपुट बटे इनपुट होती है, और गेन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है कि सिग्नल एम्पलीफाई हुआ है, और गेन नेगेटिव है तो इसका मतलब है सिग्नल अटेन्यूएट हुआ है, यानी सिग्नल रिड्यूस हो गया, घट गया। बिना फीडबैक के गेन का मान 100 है। यदि फीडबैक फैक्टर का मान 0.03 हो, अब देखो उसके आगे माइनस का निशान नहीं लगा हो ना, इसका मतलब वो धनात्मक फीडबैक है। कौन सा फीडबैक है? पॉजिटिव, क्योंकि फीडबैक 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम जनरली नेगेटिव फीडबैक का उपयोग करते हैं क्योंकि उससे गेन बढ़ती है, पॉजिटिव फीडबैक से गेन घट जाती है, ये ध्यान रखना। तो अब वो कह रहे हैं कि धनात्मक फीडबैक 0.03 के साथ गेन की गणना कीजिए। बताओ अब गेन कितनी है? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, और जनरली गेन को A से दर्शाते हैं। वैसे वोल्टेज का मान हो तो V लिख देंगे, और करंट हो तो I लिख देंगे, और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है।
तो इसमें आता है VF यानी विद फीडबैक, गेन का मान विद फीडबैक। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि गेन का मान विदाउट फीडबैक बटे 1 माइनस गेन का मान इनटू फीडबैक फैक्टर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा माय डियर, बिना फॉर्मूले की तो बात नहीं बनेगी, और फॉर्मूला कोई रट्टे मारने से याद नहीं रहेगा। 2-4 बार इस तरह के एग्जाम्पल करो, आपकी बुक में मिल जाएंगे, जो भी बुक आप यूज कर रहे हैं। नहीं है तो शायद मैंने बहुत करवाए इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप वहाँ से कर सकते हैं। नहीं है तो आप अपनी संख्याएं अलग अलग मान करके कर सकते हैं, फिर मुझे भेज देना, क्रॉस मैच हो जाएगा, है ना, चेक कर लेंगे आंसर सही आ रहा है क्या। तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, बिना फीडबैक के गेन बटे 1 माइनस बिना फीडबैक गेन इनटू फीडबैक फैक्टर। तो हम सबसे पहले इसी को हल कर लेते हैं ना। गेन का मान है 100 और धनात्मक फीडबैक है, ध्यान रखना धनात्मक फीडबैक हो तो निशान माइनस का आता है, क्योंकि ये गेन घटाने का काम करता है, ठीक है। तो 100 को 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 उत्तर आएगा, है ना। 0.03 से करोगे तो माइनस, यानी इन दोनों की जगह आपको ये वैल्यू रखनी है, समझ गए। आ जाओ, बिना फीडबैक के गेन कितनी है 100, 1 माइनस और उसकी जगह माइनस का 3 रखना है, यानी 100 बटे, एक तरह से यूँ कहें कि माइनस इंटू माइनस है तो प्लस हो गया ना, तो ये संख्या बन गई आपकी 4। कैलकुलेशन करने से उत्तर कितना आया 25। बिना फीडबैक के गेन मिल रही थी 100, जैसे ही आपने पॉजिटिव फीडबैक दिया गेन तो घट गई, और घटकर कितनी रह गई 25। तो ये फीडबैक कोई काम आया क्या, नहीं। बस तो ये इसका उपयोग केवल हम किस में करते हैं, ओसिलेटर में करते हैं, और कहीं कोई उपयोग नहीं है। ओसिलेटर में जब हमें ओसिलेशंस बढ़ाने हो, गेन भले कम हो जाए, तो वहाँ क्योंकि एम्पलीफायर में पॉजिटिव फीडबैक देकर उसको ओसिलेटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है ना। तो ये था आज का नंबर 4 क्वेश्चन, है ना। आइए दोस्तों आज के 5वें सवाल की बात करते हैं, जो कि ठीक है मीटर वाले से रिलेटेड है। बार बार मैंने करवाया, फिर भी बच्चे भेज देते हैं तो करवाना ज़रूरी है। व्हाट्सएप पर आया, 1 नहीं 2-3 बार आया, तो मैंने सोचा करवा देता हूँ। क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, धारा मापी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, यानी एमीटर है, 10 मिली एम्पियर धारा पर FSD देता है, मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन, हिंदी में बोलते हैं पूर्ण विक्षेप पैमाना, ठीक है, या पूर्ण पैमाना विक्षेप दर्शाता, मतलब उसकी रेंज है 10 मिली एम्पियर नापने की। हमें इससे 1 एम्पियर का मेजरमेंट लेना है, इसके लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध की गणना करो। एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए तो शंट ही लगता है ना, वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए मल्टीप्लायर। सबसे पहले आओ, ज्ञात क्या करना है, शंट। शंट प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लो, ताकि आपका सवाल सही हो जाए। Rm/n-1 होता है। Rm होता है मीटर का आंतरिक प्रतिरोध, स्पष्ट दे रखा है, कितना 0.5। n का मान है क्या, नहीं, पहले n की वैल्यू लेकर आओ। n की गणना करने के लिए फॉर्मूला होता है I/Im, मतलब वह करंट जिसका अब मापन करना है, कितनी मापनी है 1 एम्पियर। Im का मतलब होता है मीटर की धारा, या वह करंट जिस पर मीटर FSD देता था, कितनी है 10 मिली एम्पियर, यहाँ रख दो। 10 मिली है, माइनस की 3 है ना, ऊपर जाकर प्लस की 3 हो जाएगी, यानी 1000। 1000 में 10 का भाग दे रहे तो उत्तर आता है 100। n गुणक घटक का मान कितना आया 100, यहाँ रख दो। 100 माइनस 1, 0.5/99 उत्तर हो गया ना। बट अब ऑप्शन में ये उत्तर नहीं था, कहीं भी ऑप्शन नहीं था, तो बच्चा क्या करे या कहाँ जाए। उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, यहाँ से पॉइंट हटा दिया, यहाँ 0 लगा दिया, समझ रहे हो। यानी ऑप्शन था 5/990 ओम, तो बात तो एक ही हो गई ना, समझी भाई। पॉइंट हटाकर नीचे 0 कर दिया, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, आगे कैलकुलेशन नहीं करवाई आपसे, ज़्यादा गुणा भाग करना नहीं पड़ा, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रही, है ना। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए यही थे टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चन। वैसे तो 5 क्या है, 15-20 हो गए मेरे हिसाब से तो प्लीज़ लाइक कर देना यार,
एक प्यारा सा कमेंट करके बता देना आपको क्लास कैसी लगी। सारी गणनाएं मैच करवा लेना, कोई कैलकुलेशन ऊपर नीचे तो नहीं रह गई। इसका पूरा उत्तर निकाल के बता देना कितने मिली ओम उत्तर बनेगा। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो। हाँ, ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लेना क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ऐप आपके लिए रहने वाला है।